नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव के 2 दिन पहले तमिलनाडु के तिरुपुर में 570 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। आयोग ने दिए जांच के आदेश। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में थमा प्रचार। बिहार, झारखंड में पत्रकारों की हत्या पर सियासी उबाल। बीजेपी और एलजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। लालू प्रसाद यादव का पलटवार। झारखंड में क्यों मूकदर्शक है सरकार। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड बंद का व्यापक असर। 550 से ज्यादा गिरफ्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जताई नाराजगी। ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या। अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में प्रधानमंत्री का संबोधन। श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में 51 बिंदुओं वाला सिंहस्थ घोषणा पत्र जारी। और वन्य जीवन पर फिल्म बनाना बड़ी चुनौती। ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल में सूचना तंत्र तैयार करने पर जोर। असम के तेजपुर में देश के बड़े फिल्मकारों ने की जंगल और जीव बचाने की मांग। तमिलनाडु में काले धन की जब्ती का सिलसिला आज भी जारी रहा। चुनाव आयोग ने तिरुपुर में आज 570 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली। अब तक इस रकम पर दावा करने वाला कोई भी एजेंसी ऐसी कोई सामने नहीं आई है। 3 गाड़ियों में लदे इस नकदी को जब पकड़ा गया तो शुरुआत में आरोपियों ने इसे बैंक का पैसा बताया था, लेकिन जरूरी कागजात नहीं होने के चलते चुनाव आयोग ने इसे जब्त कर लिया। चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर ये छापेमारी की। तमिलनाडु में इस बार रिकॉर्ड नकदी की जब्ती हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई हफ्तों से चल रहा प्रचार अभियान आज शाम थम गया। दोनों प्रदेशों में इस बार रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने 100% वोटिंग को इस बार का लक्ष्य बनाया है, लिहाजा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 मई का दिन तमिलनाडु की नई विधानसभा का स्वरूप तय करेगा। राज्य की 234 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 5,82,59,801 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 2,88,63,013 पुरुष और 2,93,33,554 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 58,114 सर्विस मतदाता और 4,720 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 3,776 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 320 महिला उम्मीदवार हैं। इस तरह पार्टियों की सीटों पर दावेदारी देखी जाए तो एआईएडीएमके 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को 41 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में कुल 66,007 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे, जिन पर चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। Hypersensitive booths will have CPF deployment. Even for sensitive booths, we'll have Central Parliamentary Forces deployment. Then we are going to do webcasting. In certain hypersensitive, we are going to use micro observers as well. And apart from that, we'll be doing videographing and other security arrangements for those booths. समंदर के किनारे बसे खूबसूरत पुदुचेरी में भी 16 मई के मतदान के लिए प्रचार थम गया है। राज्य की 30 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने काफी इंतजाम किए हैं। राज्य में कुल 9,41,935 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इनमें से 4,47,081 पुरुष और 4,94,238 महिला मतदाता हैं। इस दौर में 537 सर्विस मतदाता और 79 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 21 महिला और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी है। पार्टियों की सीटों पर दावेदारी के लिहाज से देखें तो एनआर कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। डीएमके को गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली हैं। एआईएडीएमके सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
तो बीजेपी ने भी सभी 30 सीटों पर दावेदारी पेश की है। सीपीएम और सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 930 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता वोट डालेंगे। 16 मई के मतदान के बाद 19 मई को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात केरल की। प्रदेश की सभी 140 सीटों पर सोमवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव आयोग ने यहां भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 19 तारीख को बाकी 4 राज्यों के साथ केरल के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। केरल में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। सोमवार को राज्य की सभी 140 सीटों पर मतदान है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। केरल में इस बार 1,25,10,589 पुरुष, 1,35,08,693 महिलाओं समेत कुल 2,61,06,422 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस दौर में 1,203 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 109 महिला उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा अर्धसैनिक बलों को प्रदेश में तैनात किया है। पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि 782 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। कुल मिलाकर केरल में 1,203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल चुनाव में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25,808 ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। 1,760 मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी गई है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए? निश्चित तौर पे देखिए, सभी राज्यों में तकरीबन एक ही तरह की तैयारियां होती हैं, लेकिन केरल में खास तौर पे आप समझें, केरल अपेक्षाकृत शांत राज्य है। हालांकि कुछ पैसे तकरीबन 25 करोड़ रुपए यहाँ भी जब्त किए गए हैं और तकरीबन 2,500 लीटर शराब यहाँ जब्त किए गए हैं। लेकिन ऐसे आमतौर पर देखें तो केरल एक अपेक्षाकृत काफ़ी शांतिपूर्ण राज्य है, लेकिन फिर भी एक तरह से बात कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने इस बात में पूरी सावधानी रखी है कि पहले की तुलना में ज़्यादा अर्धसैनिक बल, ज़्यादा फोर्स तैनात रखें, ताकि इस तरह की कोई शिकायत नहीं आए कि निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई परेशानी खड़ी हुई। लेकिन इस बार चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है तो लोगों को यह लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा गहमा-गहमी पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी आई है तो थोड़ी सी टकराहट उनका एलडीएफ से भी और ईडीएफ से भी दोनों से होने की संभावना है। तो कहीं कार्यकर्ता ज़्यादा जोश में आकर कुछ अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो जनता के बीच में, इसलिए इस तरह की तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन जो आमतौर पे केरल में आप देखें तो केरल में एक ऐसी बनावट है, सामाजिक बनावट, कि जहाँ लोग राजनीतिक तौर पे काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी जागरूक हैं, और जो गोलबंदी होती है वह राजनीतिक गोलबंदी होती है। ज़्यादातर गोलबंदी जो चुनाव में दिखता है वो इस तरह का नहीं दिखता। चुनाव के समय जब प्रचार खत्म होता है तो तिरुवनंतपुरम में एक ऐसी जगह है जहाँ सारे दलों के लोग, सांकेतिक रूप में कहे तो ये एक बहुत ही रोचक है, पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं होता कि सारे दलों के लोग एक जगह जुड़ते हैं तिरुवनंतपुरम में। उनके झंडे, उनके माइक, उनके जो भी गाड़ियां हैं वो जाती हैं, उस रास्ते से गुजरती हैं, कुछ देर तक वो नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो आज चुनाव की जब गर्मी खत्म हुई है तो इतना रोचक अनुभव और इतना सुखद आसाद के बाद यह कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि केरल में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटेगी। लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग ही है, उसको एक तरह से गार्जियन की भूमिका निभानी है, इसलिए केरल में उन्होंने भी काफ़ी एहतियात बरत रखी है। उम्मीद हमारी भी यही है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार और झारखंड में 2 पत्रकारों की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इन हत्याओं की निंदा करते हुए मामले की जांच की बात कही है। वहीं बीजेपी और एलजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जेडीयू ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पत्रकार राजदेव रंजन के घर से आने वाली चीखें थमने का नाम नहीं ले रही। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बेहाल है। कहीं आंसू हैं तो कहीं पथराए हुए चेहरे।
राजदेव के घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है। शुक्रवार को राजदेव रंजन की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनकी हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो एक खबर की खोज में निकले हुए थे। कोई दुश्मनी थी, हम लोग का अचानक पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग गए फौरन हॉस्पिटल में, तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया है। महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। दलितों की माँ बेटी कहते हैं कि माँ इज्जत जो है सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए और घटना की सीबीआई की जांच हो। कि सीवान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। और जब से सरकार बनी है तब से लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू ने हत्या की निंदा करते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया है। कानून के राज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब, उसके लिए जितनी भी मेहनत, जितनी भी ताकत लगाना पड़ेगी वो सब करेंगे। हत्या के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो अंदेशा अभी है, जो अभी तक सूत्रों से स्पष्ट हुआ है, उसके आधार पर 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 2 लोगों को इस कांड में पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। वहीं झारखंड में पत्रकार के हत्यारों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है, बिल्कुल मुख्य दर्शक है, और मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा और डीजीपी से। अब डीजीपी वाले लोग बताएं कि इसकी हत्या क्या हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी पत्रकारों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की है। राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम आम नागरिक की सुरक्षा करते हैं तो पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी कौन सुरक्षा करेगा? शुक्रवार की शाम को बिहार के सिवान जिले में दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं झारखंड के चतरा जिले में गुरुवार को एक स्थानीय समाचार चैनल में काम करने वाले पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह को गोली मार दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड में सरकार की स्थानीय नीति के विरोध में बंद का खासा असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे, गाड़ियों का परिचालन भी बाधित रहा। इस दौरान बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई। स्थानीय नीति के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर समेत राज्य के दूसरे शहरों और कस्बों में ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं कई जिलों में बंद समर्थकों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार भी किया गया। रघुवर सरकार ने घोषित की है वो बिल्कुल आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये स्थानीय नीति को रद्द करना चाहिए। प्रशासन की जगह सरकार की जो सरकार है, बीजेपी के किसी पार्टी को बोलने के अधिकार नहीं है, उन्हें प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं और किसी भी हालत पर 32 की खताएं लागू करो, नहीं तो रघुवर सरकार बाहर जाओ। बंद को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जेवीएमपी और वाम दलों का भी समर्थन मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोगों की गिरफ्तारी पर रोष जताया है। सोच गलत हो गया है, गिरफ्तार करेंगे तो हमारा सफल हो जाएगा। गिरफ्तारी भी एक आंदोलन की सफलता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही है, वो आदिवासी मूलवासी का विरोधी है। गांव से लेकर शहर तक आज ने अपना विरोध जताया। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका स्वागत है। और मेरा कार्य है एक विधि व्यवस्था संधारण का, और हम लोग उस कार्य में लगे हुए हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की किस बाधा न हो। सरकार ने अप्रैल में राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिवास नीति को अधिसूचित किया था। अप्रैल में घोषित की गई अधिसूचित नीति के मुताबिक राज्य में जो भी 30 सालों से रह रहा है
और उसके पास अचल संपत्ति है तो वो झारखंड का निवासी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। 2 साल सरकार के हो रहे हैं, उपलब्धियों की बात हो रही है, कैसे आप देखती हैं? हमें राजनीति को इससे बाहर कर देना चाहिए। हकीकत यह है कि अकाल वर्षों की बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी है, कोई प्लानिंग नहीं हुई। सबसे महत्व, अगर आज इस देश में सबसे ज़्यादा संकट है वो है ग्राउंड वाटर। विकास की प्रक्रिया में विनाश तब होता है जब विकास की प्रक्रिया में करप्शन का मेल होता है। देखिए तर्कश केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ शनिवार रात 8:30 बजे। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा को बेकसूर ठहराने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। इनका आरोप है कि सरकार आरएसएस के लोगों को बचा रही है। बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपने जहां एनआईए प्रमुख की नियुक्ति पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस ने इसे आरएसएस के लोगों को बचाने की साजिश करार दिया। It is a conspiracy hatched by BJP RSS to soil the memory of Hemant Karkare and to ensure that the 2008 Malegaon blast accused goes scot free. डीजी पद पर नियुक्ति, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पावर्स होते हैं, मॉनिटरिंग के पावर्स होते हैं, ओवरसाइट के पावर्स होते हैं, ऐसा देश में कभी भी नहीं हुआ कि कोई देश की जांच एजेंसी को कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हेड कर रहा हो। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले में राजनीति का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पिछली सरकार में कई बेगुनाहों को राजनीतिक फायदे के लिए जेलों में डाल दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो करतूत है वो एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। कभी भगवा आतंकवाद के नाम पे बेगुनाहों को जेल के शिक्षे में डाल दिया जाता था, कभी हरा आतंकवाद के नाम पे डाल दिया जाता था। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुक्रवार को एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उसने साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बाद से ही इस मामले में राजनीति गर्म हो गई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उज्जैन के निनौरा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आज समापन हो गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र भी जारी किया। घोषणा पत्र में 51 विचार बिंदुओं को शामिल किया गया है। उज्जैन के निनौरा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हजारों साल पुरानी संस्कृति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ और कुंभ देश को एकरूपता में समेटने का प्रयास करता है। विश्व जिस बात को जिस भाषा में समझता है, जिस तर्क से समझता है, जिस आधारों के आधार पर समझ पाता है, वो हमें समझाने का प्रयास इस चिंतन मनन के द्वारा तय करना पड़ेगा। ये जब हम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस महान देश की सदियों पुरानी ये विरासत वो सामाजिक चेतना का कारण बन सकती है, युवा पीढ़ी के आकर्षण का कारण बन सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंका के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में भारत के योगदान की सराहना की। Our relationship will enhance and also blossom in the future. In addition, I appreciate the keen interest and commitment India has exhibited in socio-economic development in Sri Lanka. श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहस्थ घोषणा पत्र भी जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। समापन कार्यक्रम में भूटान, मलेशिया, नेपाल समेत कई और देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की।
चित्रकूट के पाठा इलाके के लिए सूखा या जल संकट नया शब्द नहीं है, लेकिन इस बार के सूखे ने सभी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। पाठा देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, जहां लोग भीषण गर्मी में भी दूर दराज के सफर करके पानी लाते हैं। देखिए राज्यसभा टीवी की यह खास रिपोर्ट। ये बुंदेलखंड का पाठा इलाका है। यहाँ पानी के संकट से लोग परेशान हैं और जानवर बेहाल। इलाके में पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की कहावतों में एक मटकी पानी की कीमत को जान से ज्यादा बताया जाता है। लगातार पड़ रहे सूखे से भारी तबाही का आलम है। गरीब और आदिवासी तबके भीतर तक हिल गए हैं। साल भर हो गए, अबे तक पानी यहाँ नहीं आवा। अब पानी आवा लाग है, टंकरों से आवा लाग है, 2-4 रोज से। हाँ, यहाँ नहीं आवा साहब। कुछ बात सरकार से कहे जाती ना? हाँ साहब, कहा जरूर गए पर कोई सुनाई नहीं आए। कभी पूरे चित्रकूट की प्यास बुझाने वाली मंदाकिनी नदी आज खुद पानी के लिए मोहताज है, जिसकी वजह से यहाँ की धरती भी दम तोड़ रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए टैंकरों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन ये मदद नाकाफी है। जिलाधिकारी एक तरफ दावा कर रही हैं कि उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें मॉनसून का इंतजार भी है। ये उम्मीद की जा रही है कि जून में, मिड जून के बाद बारिश अच्छी हो जाएगी। तो आपके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों को अच्छे तरीके से खाने का और पीने का कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, सब जल की उपलब्धता बनी रहे। 3 साल के सूखे और नेताओं के वादे दोनों ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है। राज्य हो या केंद्र, कहने को तो हर कोई बुंदेलखंड पर खास नजर रखता है, लेकिन राहत पहुंचती दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री 2 बार लगातार दौरा किए हैं, काफ़ी उन्होंने भी यहाँ हमदर्दी दिखाई बुंदेलखंड में, ना उनके भी अभी तक कोई ना उनका कोई वादा पूरा हुआ ना हो रहा है। 10 लाख की आबादी वाले चित्रकूट में सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही सूखा राहत का हकदार मान रही है, लेकिन असल में यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। पानी की चाह में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहने को तो भगवान राम ने अपने वनवास के 12 साल पाठा में ही काटे, लेकिन पाठा के लोगों का पानी का वनवास कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्रकूट का पाठा इलाका जल संकट और सूखे के नाते भारी तनाव से गुजर रहा है। ये देश के पिछड़े इलाकों में पहले ही शामिल रहा है, लेकिन इस बार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनको खेती में घाटा उठाना पड़ा है और जो मुआवजा मिला है उसे कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, पाठा, चित्रकूट। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बुंदेलखंड के भयावह सूखे और जल संकट का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी है। उसके सीधे लक्षण दिखने लगे हैं। इससे फसलों की भारी बर्बादी हो रही है। इस मसले पर भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान दतिया के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SP तिवारी से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बड़ा भारी जल संकट हो रहा है। यहाँ भी बहुत सारे परंपरागत पुराने तालाब वगैरह रहे हैं जो कभी सूखते नहीं थे, वो भी सूख रहे हैं। एक मोटे तौर पर जाने बात आ रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तमाम इलाकों में। क्या आप लोगों ने इस इलाके में भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ लक्षण यहाँ नजर आ रहे हैं? हाँ, जलवायु परिवर्तन में पहली चीज़ तो ये कि गर्मी जो है बढ़ रही है। दूसरा, हमारी बहुत जो खास तौर से यहाँ की एक मूल वनस्पति है जिसको हम लोग पलाश नाम देते हैं। पिछली बार हमने अनुभव किया कि ऐसा कहा जाता है कि भाई होली के मौसम से पहले इसको फूलना चाहिए, पर पिछली बार हमने देखा कि होली बीत जाने के करीब 1 महीने बाद जो है इसमें फूल आया। तो ये एक मौसम परिवर्तन का लक्षण है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उसमें इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। दूसरा, हमारा जो बरसात हो रही है उसमें भी जो है हम देखें कि लगातार या तो खंड वृष्टि की स्थिति बन रही है, कभी अगर टोटल बरसात ज़्यादा भी हुई उसके बावजूद भी जो है बीच बीच में 18-18, 20-20 दिन के गैप आ जाते हैं। उसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इसमें सर जो सबसे पहली मुख्य बात है जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार इस पर सब्सिडी भी किसानों को दे रही है कि गहरी जुताई इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि पानी का संधारण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ दूसरे भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। असम के तेजपुर में चल रहे ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन था। इस दौरान यहाँ युवा फिल्मकारों ने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री मेकर्स से वाइल्ड लाइफ फिल्म तैयार करने के गुर सीखे। साथ ही पेशेवर फिल्मकारों ने फिल्म शूटिंग से लेकर उसके बाजार से जुड़े पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी।
ग्रीन हब फेस्टिवल के दूसरे दिन वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। फिल्म निर्माताओं ने युवा फिल्मकारों के साथ अनुभव बांटे। इससे पहले फेस्टिवल में कई वृत्त चित्रों की समीक्षा भी हुई। कि हम लोग कम्पीट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। अगर हमें स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें टेलीविजन स्पेस चाहिए, हमें सिनेमा हॉल में स्पेस चाहिए। हाँ, जैसे पहले हुआ करता था, फीचर फिल्म के पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जबकि हम फिल्म बना लेते हैं लेकिन डिसेमिनेशन नहीं होता है। सो मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन। शनिवार को इस कार्यक्रम में कई वन अधिकारियों ने भी शिरकत की और फिल्मकारों की परेशानियों से सहमति जताई। जंगलों पर नजदीक से नजर रखने वाले इन अधिकारियों का मानना है कि अगर फिल्मकारों से जुड़ी जानकारी का कोई सूचना तंत्र तैयार किया जाए तो इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि हम किसको कांटेक्ट करें, हम किस फिल्म मेकर को कांटेक्ट करें कि वो फिल्म मेकर जो है वो हमारे यहाँ आए और हमारे पार्क में वो फिल्म करे। वो हमें मिलना मुश्किल होता है। हमें ये भी नहीं पता लगता है कि यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड एरिया में कितनी फिल्म्स बनी हैं या यहाँ पे कितने यहाँ पे हुई हैं पहले। अगर वो मिल जाती है तो उसकी कॉपी भी जो है वो ओरिजिनल कभी नहीं मिलती है। कार्यक्रम में इस बात की भी मांग उठी कि पूर्वोत्तर के वन्य जीव स्थानों को काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ अभयारण्य की तरह विकसित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो जंगल और जीव दोनों को बचाया जा सकता है। फिलहाल भारत में वेस्टर्न घाट, सुंदरबन और काजीरंगा समेत 7 जगहों को ये दर्जा हासिल है। The people should understand that if you have a biodiversity richness, how it is linking to your life, what is its contribution in terms of ecological services or direct benefits to you, and having realized that this is beneficial, they automatically have a urge to protect it and use it wisely, and this should be the purpose. ग्रीन हब फेस्टिवल में इन युवा फिल्मकारों को न सिर्फ तारीफ मिल रही है बल्कि लोग जंगल और जीवों को बचाने के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने परमाणु आपूर्ति समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वो एनएसजी में शामिल होने के लिए तैयार है। अमेरिका का ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिसमें कहा गया है कि भारत को शामिल करने से रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। चीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में समानता के आधार पर फैसला लिया जाए। चीन इसके लिए एनएसजी सदस्य देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है। चीन का कहना है कि समूह में शामिल होने के लिए परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण मानक है। चीन दावा कर रहा है कि उसके रुख का 48 सदस्यीय समूह के कई सदस्य समर्थन कर रहे हैं। पिछले महीने के आखिर में भारत ने एनएसजी सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटेशन दिया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।